केस स्टडीज, एथिक्स में केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लगभग 6 क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज के लिए। अगर आप चाहते हैं कि केस स्टडीज को लेके मैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं, व्हिच मींस कि 2020 से लेके 2025 के बीच में जो पीवाईक्यूज रहे हैं उसमें जो केस स्टडीज आई हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में केस स्टडी जरूर लिखना। और आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको यहां पे दे देता हूं, ज्वाइन कर सकते हैं। अपस्केल विद कुबेर सर, इसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपको चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एथिक्स, एसए और आईआर से रिलेटेड। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, अभी नया ग्रुप बनाया है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो आज मैं 3 केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। केस स्टडी 1 को पहले एक बार नजर मारते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि यू आर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर सेवरल ईयर्स, और ये मैं पीवाईक्यूज में से केस स्टडीज बना रहा हूं बाय द वे। आप एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे एक नेशनलाइज्ड बैंक में काम करते हैं कई सालों से। एक दिन आपका एक बहुत क्लोज कॉलीग है, वो आपको बताता है कि उनके जो फादर हैं इज सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट डिजीज और उनको सर्जरी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। वो जो फीमेल कॉलीग हैं वो आपको ये भी बताती हैं कि उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है और ऑपरेशन की कीमत 10 लाख के आसपास की है। यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनके जो हस्बैंड है वो अभी जिंदा नहीं है एंड शी इज फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। यू आर एम्पैथेटिक अबाउट हर सिचुएशन, लेकिन हाउएवर apart from expressing your sympathy, you do not have the resources to fund her operation, जो कि 10 लाख का ऑपरेशन होगा उनके फादर साहब का। कुछ हफ्ते के बाद आप उनसे पूछते हैं कि उनके फादर साहब का क्या हाल है, और वो इन्फॉर्म करते हैं उनकी सर्जरी हो चुकी है और वो रिकवर कर रहे हैं, उनके फादर साहब रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद वो कन्फाइड करते हैं आप में कि जो बैंक मैनेजर है, जो आपके बैंक का बैंक मैनेजर है, वो बहुत नेक थे। He was kind enough to facilitate the release of ₹10 lakh from a dormant account of someone to pay for the operation with a promise that it should be very confidential and this amount should be repaid back at the earliest. बैंक मैनेजर ने क्या किया, कहा कि एक डॉर्मेंट अकाउंट है, उस डॉर्मेंट अकाउंट, डॉर्मेंट मतलब कि वो अकाउंट अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ, काफी टाइम से वो अकाउंट खाली का खाली पड़ा हुआ है और उसमें ना तो ट्रांजैक्शन विड्रॉल का हुआ है ना तो डिपॉजिट का हुआ है। तो अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, उसमें से 10 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा, वो 10 लाख रुपए से आप अपने फादर साहब का ऑपरेशन करवा ले, लेकिन बाद में ना वापस वो पैसा जो है वो अकाउंट पे रख देना। लेकिन ये बात बैंक मैनेजर और वो फीमेल एम्प्लॉय के बीच में थी, लेकिन अब वो फीमेल एम्प्लॉय ने, वो कलीग ने अपने इस कलीग को भी बता दी बात, यानी कि अब ये 3 लोगों के बीच में है। ऑलराइट, अब उसने ऑलरेडी पे बैक करना शुरू कर दिया है और वो पे बैक करती रहेगी वो अमाउंट जब तक वो पूरा 10 लाख कंप्लीट ना हो जाए। 3 सवाल है यहां पे एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व होते हैं, इवैल्यूएट करो द बिहेवियर ऑफ द बैंक मैनेजर फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाउ वुड यू रिएक्ट टू द सिचुएशन। अब इस पूरे केस सिनेरियो में स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव जो कि नेशनलाइज्ड बैंक में काम करता है, एक तो वो है, तो यहां पे एग्जीक्यूटिव आ गया। दूसरा, यहां पे वो जो फीमेल कॉलीग है इनके वो आ जाते हैं। तीसरा, ब्रांच मैनेजर आ जाता है, और चौथा जो फादर है फीमेल कॉलीग के। ये 4 लोग आ गए, ठीक है। चलो, अब एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व यहां पे क्या है, देखो ये क्लासिकल कॉन्फ्लिक्ट है जहां पे हम करुणा, कंपैशन की बात करते हैं, कंपैशन दिखाना। ऑफ कोर्स अगर मेरी कोलीग आगे बोलती है कि सर कि मेरे फादर साहब का ऑपरेशन है, मदर का ऑपरेशन है, 10 लाख रुपए की जरूरत है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आई विल बी कंपैशनेट। बट क्या वो 10 लाख रुपया मैं दे पाऊंगा अपनी जेब में से, शायद ना दे पाऊं तो और बात है कि लो यार पैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को बाद में दे देना। नहीं दे पाऊं तो ऑब्वियसली नहीं दे पाऊंगा, तो कंपैशन है, लेकिन रूल्स को भी आपने फॉलो करना है। अच्छा, दूसरी बात, हम पैसे का लेन देन पब्लिक सर्विस में आमतौर पे कहा जाता है कि पब्लिक सर्विस में कॉलीग जो है दूसरे के बीच में कोई ट्रांजैक्शन ना रखे। प्राइवेट जॉब में भी कहा जाता है कि आप एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन ना रखो। देखो, आपने अपने दोस्तों के साथ ट्रांजैक्शन रखना है, आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, अपने दोस्त को बोला कि मुझे यार 2 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दे, देखो वापस दे दूंगा, या रिश्तेदार को बोला, वो और बात है। लेकिन कॉलीग्स के साथ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो पब्लिक सेक्टर में हो, ये लेन देन का काम ना हो तो बेहतर है, ना हो तो बेहतर है, आगे मर्जी है, आगे देयर इज ऑलवेज फ्री विल। सेंट्रल इशू इज वन ऑफ मीन्स वर्सेस एंड्स। बैंक मैनेजर का इंटेंशन क्या था, इंटेंशन था कि इस लड़की के पिताजी की जिंदगी बचानी है, बहुत नोबल इंटेंशन था। लेकिन जो तरीका है कि भाई आप किसी डॉर्मेंट अकाउंट में, जो अकाउंट होल्डर है, तो यहां पे एक और स्टेक होल्डर आ जाता है, यहां पे एक और स्टेक होल्डर आ जाता है, 4 नहीं है, एक और भी है, जो डॉर्मेंट अकाउंट होल्डर है। कल को मान लीजिए कि वो आता है कि भैया मेरे को पैसे निकलवाने अपने अकाउंट में से, आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। वो कहता है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख है, तो मुझे वो मतलब 10 लाख रुपए जो पड़े अकाउंट में, तो उसमें से मेरे को 1 लाख निकलवाना है, मेरे को 10 के 10 लाख निकलवाने, आप क्या कर सकते हो? रोक सकते हो। आप डॉर्मेंट अकाउंट होल्डर की नॉलेज में नहीं है कि उसके अकाउंट का पैसा कहीं और जा चुका है, चाहे जितना मर्जी वो जो काम है, जो इंटेंशन है, बहुत नेकी का हो,
लेकिन आपने अपनी ड्यूटी को वायलेट किया है, आपने बैंकिंग रेगुलेशंस को वायलेट किया है, और जो ट्रस्ट फैक्टर है जो एक डिपॉजिटर बैंक में रखता है, वो ट्रस्ट फैक्टर जो है, वो जो ट्रस्ट हाइजीन है, वो भी बिल्कुल वायलेट हुआ है। ऑलराइट, बिकॉज कल को कोई डिपॉजिटर कहेगा कि भैया इस बैंक में तो ना जो ब्रांच मैनेजर है वो पैसे ना बैंक डिपॉजिटर्स के उठा के लोगों के ऑपरेशन करवाते हैं, लोगों के साथ चैरिटी का काम करवाते हैं, हमारे पैसे चैरिटी के लिए थोड़ी है, कल को कह सकता है। देन यहां पे मिसप्लेस्ड डायरेक्ट डिस्क्रिशन का काम आ जाता है। यानी कि आपने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया, आप ब्रांच मैनेजर हैं और अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके, या तो आप खुद दे दो ना पैसे, ये लो 10 लाख रुपया, आप करवाइए ऑपरेशन। आप किसी डिपॉजिटर के अकाउंट में से पैसे निकलवा के कैसे दे सकते हैं, चाहे जितना मर्जी आपका इंटेंशन नेक का हो। तो यानी कि आप इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स को बाईपास कर रहे हैं, चाहे जितना मर्जी आपका इंटेंशन साफ हो, उससे आप रूल ऑफ द लॉ को भी इरोड कर रहे हो और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जहां पे जो पर्सनल जजमेंट है वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं आप अपनी पर्सनल जजमेंट को, रादर देन फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। व्हाट इज द ड्यू प्रोसेस? मैं अगर ब्रांच मैनेजर हूं तो मैं ना, अगर आप मेरे बैंक में आपका अकाउंट है, मैं आपकी परमिशन के बिना ना आपका एक चवन्नी भी, आपका एक रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना। तो यानी कि आप जो लॉयल्टी है जो डिपॉजिटर दिखा रहा है बैंक में, ब्रांच मैनेजर में, उस नेशनलाइज्ड बैंक में, उस लॉयल्टी का आप ऐसी तैसी करके आप लॉयल्टी दिखा रहे हैं अपने कोलीग्स के टुवर्ड्स। So the manager owed a duty of care to the dormant account holder, and he was denied, whosoever the account holder was, he or she was denied any say कि उनका पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। Finally, confidentiality as concealment. Now the demand for secrecy, यानी कि ब्रांच मैनेजर ने कहा कि चुप, किसी को बताना नहीं है, ये हमारे बीच की बात है, ये इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी के खिलाफ है। बिकॉज आप एक नेशनलाइज्ड बैंक के मैनेजर हैं, और एक नेशनलाइज्ड बैंक के मैनेजर होने के तहत यार आपके ऊपर तो ऑडिट कभी भी हो सकता है, स्क्रूटनी तो कभी भी हो सकता है। सो देयरफॉर जो लाइन है बिटवीन कंपैशन एंड बीइंग you're कवरिंग अप योर कंपैशन, ये लाइन बहुत धुंधली हो रही है। एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपोजिंग द कोलीग टू अनविटिंगली एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेडली be involved in an irregular transaction which is creating unnecessarily a lot of risk. All right, because what if कल को वो बैंक एम्प्लॉय वो पैसा ना वापस कर पाए, फिर क्या करोगे? कल को वो अकाउंट होल्डर कभी ना कभी अपना पैसा लेने आ जाए कि मेरा पैसा यहां पे पड़ा हुआ है, मैं अपना पैसा लेने आया हूं, मेरा ही पैसा है, आप क्या करोगे? What will you do? कितना रिस्क वाला काम है ये। कल को वो बोलेगा यार मेरा इंटरेस्ट आता होता था क्वार्टरली, मेरे 10 लाख रुपए यहाँ पे पड़े हैं। कई सारे लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं कि पैसे पड़े तो पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हमको जब जरूरत होगी तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं जरूरत तो नहीं जरूरत। देन इवैल्यूएटिंग द बैंक मैनेजर्स बिहेवियर। देखो जो मैनेजर का एक्शन है दैट इज सिटिंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डियोंटोलॉजिकल एंड कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट एथिक्स, और ये जो टेस्ट है दैट इज फिलिंग द टेस्ट ऑफ ईदर। एक डियोंटोलॉजिकल व्यू की बात करें, कांतियन ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात करें, जो मैनेजर है उसने वायलेट किया है एक नॉन नेगोशिएबल प्रोफेशनल ड्यूटी, यानी कि उसकी ड्यूटी थी कि डिपॉजिटर के फंड्स को सेफगार्ड करना, रिगार्डलेस कि वो डिपॉजिटर उसके पास पैसे लेने आज आता है, कल आता है, अगले साल आता है, 10 साल बाद आता है, चाहे वो ब्रांच मैनेजर तब ना भी रहे। लेकिन एक रूल है, यूनिवर्सल रूल है कि बैंक ऑफिशियल्स अगर डाइवर्ट करते रहेंगे डॉर्मेंट फंड्स को, सो देयरफॉर ये तो फिर रूल बन जाएगा ना, ये तो एक रूल बन जाएगा कि जो बैंक ऑफिशियल्स हैं वो जब उनका मन करेगा जो डॉर्मेंट फंड्स हैं उनको डाइवर्ट करते रहेंगे। ऑलराइट, फ्रॉम अ कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट व्यू, व्हाइल अ लाइफ वाज सेव्ड, फादर साहब उसके रिकवर कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर ने सट्टा तो किया, सट्टाबाजी, गैम्बल किया विद एन अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज मनी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, ही और शी जो भी थे, जिसके कारण बैंक की रेपुटेशन और लीगल एक्सपोजर भी बैंक का बढ़ा, विच इज नॉट अ वेरी सस्टेनेबल प्रेसिडेंट अगर इस बात का पता लगता है। And this can trigger greater harm, loss of the trust of the depositor, disciplinary action, even if यहां पे criminal liability आती है under the banking law. And that said, ये मैनेजर ने डिस्प्ले किया genuine compassion, हिम्मत भी दिखाई, पर्सनल रिस्क लिया फॉर अ कोलीग जो कि डिस्ट्रेस में था। अब ये क्वालिटीज एडमायरेबल हैं, लेकिन एथिकली जितना मर्जी ये इंटेंशन अच्छा हो, ये हाइजीन जो आपका ट्रस्ट हाइजीन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इसको चैनल करना जरूरी था लेजिटिमेट मींस के जरिए। यार बैंक के स्टाफ का कोई वेलफेयर फंड हो सकता है, या बैंक एम्प्लॉयज को आप सस्ते अमाउंट में पर्सनल लोन दे दो ना, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन दे दो कि भैया आपको 10 लाख की जरूरत है, आपको लोन दे देते हैं, 2% पे दे देते हैं, 3% पे दे देते हैं, आप वापस कर देना। ठीक है, पर्सनल लोन स्कीम्स होती हैं, CSR टाइप्स होते हैं, क्राउड फंडिंग होता है, कितनी कुछ चीजें हैं। किसी डॉर्मेंट अकाउंट होल्डर का आप पैसा यूज कर रहे हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर मैं होता तो कैसे रिएक्ट करता? तो मैं पब्लिकली
एक्सपोज तो ना करता और ना ही मैं अपने कोलीग को ह्यूमिलेट करता या ना ही तो मैनेजर को ह्यूमिलेट करता, बिकॉज सर्जरी हो चुकी है, फादर साहब की लाइफ बच चुकी है। बट मैं अगर हूं यहां पे तो आई कैन नॉट लेट अ सीरियस प्रोसीजरल वायलेशन गो अनएड्रेस्ड, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी, एकाग्रता की बात आ जाती है और जो बाकी डिपॉजिटर्स का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो स्टेक पे है। तो मैं क्या करता, पहली बात तो मैं प्राइवेटली बैंक मैनेजर के साथ जाके बात करता कि सर ये तो गलत हुआ है। दूसरी बात, मैं इंसिस्ट करता रेगुलराइजेशन पे, इंश्योर कि ये जो अमाउंट है फुली डॉक्यूमेंटेड है और ये कन्वर्ट की जा रही है इनटू अ फॉर्मल लोन और एडवांस विद प्रॉपर सेक्शन, सो दैट जो डोरमेंट अकाउंट होल्डर के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएं और ये ट्रांजैक्शन जो है दिस इज ब्रॉट विद इन द लेजिटिमेट बैंक रिकॉर्ड्स, लिखित बैंक रिकॉर्ड्स। तीसरा, इंकरेजिंग वॉलंटरी डिस्क्लोजर टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट और कंप्लायंस जो भी है, बिकॉज अगर बाद में पता लगेगा ऑडिट के जरिए तो डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका होगा और उसमें कौन कौन कटघरे में होंगे, आपकी कोलीग, फीमेल कोलीग, आपका बैंक मैनेजर और पूरा का पूरा बैंक स्टाफ, कि आप सब क्या कर रहे थे, सो रहे थे। एंड लास्टली, मैं कुछ लेजिटिमेट चैनल्स भी एक्सप्लोर करूंगा, स्टाफ वेलफेयर फंड्स हैं, सीएसआर पार्टनर्स हैं, या क्राउड फंडिंग की बात कर लो, कॉलीग्स में से पैसे इकट्ठे कर लिए, ताकि ये जो अमाउंट है, सबसे पहले तो अमाउंट रीपे बैक किया जाए जो कि डोरमेंट अकाउंट होल्डर के पैसे में अकाउंट में होना चाहिए था। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एसए की तैयारी करने का सोच रहे हैं, 2027 के एस्पिरेंट हैं, तो हमारे फाउंडेशन बैचेस एसए के शुरू हो चुके हैं। एसए फाउंडेशन बैच योद्धा, ये सिर्फ कंटेंट ओनली के लिए है, एंड एसए फाउंडेशन बैच सूरमा, जहां पे कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप है, वो 6000 का है, ये 4000 का है। ऑफ कोर्स आप यहां पे कॉल करें 1800-890-3043, आपको कॉल पे ज्वाइनिंग डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑलराइट, केस स्टडी 2। A landslide occurred in the middle of the night on 20 जुलाई 2023 एक रिमोट माउंटेन हैमलेट में अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर की दूरी में फ्रॉम उत्तरकाशी। ये लैंडस्लाइड का कारण था टोरेंशियल रेन्स एंड हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उस एरिया के और आप उस एरिया पे रश करते हैं विद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, एनजीओ, मीडिया एंड पुलिस कर्मचारी अलोंग विद न्यूमरस सपोर्ट स्टाफ टू ओवरसी द रेस्क्यू ऑपरेशंस। एक आदमी भागा हुआ आता है आपके पास विद रिक्वेस्ट कि आप उसको अर्जेंट मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के लिए, ठीक है, जो लेबर में है और उनका काफी ब्लड लॉस हो रहा है। आपने अपनी मेडिकल टीम को डायरेक्ट किया कि इनकी वाइफ को एग्जामिन करें। वो आते हैं और आपको ये बताते हैं, दे रिटर्न एंड कन्वे टू यू दैट दिस वुमन नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। आपको इंक्वायरी के बाद पता लगता है कि अ फ्यू ब्लड कलेक्शन बैग्स एंड ब्लड ग्रुप टेस्ट किट्स आर अवेलेबल इन द एम्बुलेंस, जो कि आपकी टीम के साथ कंपनी हो रही है। कुछ लोग हैं आपकी टीम में से जिन्होंने ऑलरेडी वॉलंटियर किया है ब्लड डोनेट करने के लिए। अब आप एक फिजिशियन है जो आप ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम AIIMS, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आप पास आउट हुए हैं, आप अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, आपने मेडिकल की पढ़ाई करी है और आपको पता है कि ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन नीड्स टू बी प्रोक्योर्ड ओनली थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक। अब आपके टीम मेंबर्स इस मुद्दे पे डिवाइडेड हैं, कुछ फेवर कर रहे हैं ट्रांसफ्यूजन, कुछ कह रहे हैं कि भैया नहीं, हम ये नहीं करेंगे। जो डॉक्टर्स हैं उस टीम में, दे आर रेडी टू फैसिलिटेट द डिलीवरी प्रोवाइडेड दे आर नॉट पीनलाइज्ड फॉर द ट्रांसफ्यूजन। नाउ आप डिलेमा में हैं, आपके सामने डिलेमा है, दुविधा है। आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एम्फसाइज करती है कि आपने सेवा भाव को प्रायोरिटाइज करना है टू ह्यूमैनिटी और आपने लोगों की जिंदगी बचानी है। नाउ व्हाट आर द एथिकल इश्यूज यहां पे जो इन्वॉल्व है, और इवैल्यूएट करें ऑप्शंस अवेलेबल टू यू बीइंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। एथिकल इश्यूज क्या आते हैं? अब जो दुविधा है यहां पे रूल्स बेस्ड कंप्लायंस वर्सेस एथिक्स ऑफ केयर की बात आती है, मेडिकल एथिक्स ऑफ केयर की बात आती है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि आपको टाइम बाउंड मैनर में ऑपरेट करना है, टाइम बाउंड मैनर में आपने लाइक सोल्यूशन निकालना है। जो कोर टेंशन है वो किसके बीच में है? कोर टेंशन इज बिटवीन द लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड ब्लड बैंक लाइसेंसिंग नॉर्म्स, जो कि मैंडेट करते हैं कि पहले स्क्रीनिंग करो HIV, हेपेटाइटिस B, C के लिए, राइट, इन सब चीजों के लिए बिफोर यू डू एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड देन दूसरा यहां पे इमीडिएटली इरिवर्सिबल कॉस्ट ऑफ स्ट्रिक्ट एडेरेंस की बात आती है। एक मां है, अनबॉर्न बच्चा है, आप एक फिजिशियन है, आपने मेडिकल की पढ़ाई करी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपने अपनी पढ़ाई करी थी, आपने वहां से पास आउट किया, और एज दैट फिजिशियन आपको गाइडलाइंस भी पता है जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत आती है, या जो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंट्रोल की गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज जो ब्लड स्क्रीन नहीं हुआ, अनस्क्रीन ब्लड है, आपको कैसे पता कि वो HIV नहीं है, हेपेटाइटिस B या C नहीं है? प्रिकॉशन के तौर पे तो वो करना पड़ेगा ना, ये तो बेयर मिनिमम है व्हाट द बुक सेज। तो यहां पे सवाल उठ सकता है कि प्रोसीजरल मोरालिटी
Procedural morality should ever yield to substantive life preserving judgment in conditions जहां पे the very institutions the rule presuppose, यानी कि फंक्शनिंग ब्लड बैंक्स, एक्सेसिबल रोड्स, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे फ्लड आया हुआ है, वहां पे ना तो आपके आसपास दूर दूर तक कोई ब्लड बैंक है और ना ही आपके पास कोई रोड है जिसके जरिए अगर कोई पास में ब्लड बैंक हो भी तो वहां पे लोग पहुंच सके। प्रॉब्लम है कि देखिए वहां पे फ्लड्स आए हैं, वहां पे टीम ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन पे है, राइट, लैंडस्लाइड वहां पे आ चुके हैं, वहां पे एक महिला है जिसकी प्रेगनेंसी ड्यू है, जिसका वो पेन में है, लेबर पेन में है, ब्लड लॉस हो रहा है, बच्चे की बात है, अनबॉर्न चाइल्ड और मदर की बात है, तो आप क्या करेंगे? तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन इंडिविजुअल कॉन्शियंस एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर्स की विलिंगनेस टू एक्ट ओनली इफ शील्डेड फ्रॉम पेनल्टी एक्सपोजेस अ डीपर प्रॉब्लम। एक सिस्टम जो कि इतना ज्यादा पेनलाइज कर रहा है डिविएशन को कि वो रिस्क कर रहा है पैरालाइजिंग कॉन्शियस एक्शन इवन इन जेन्युइन इमरजेंसी, समटाइम्स टर्म्ड डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन। Now there is also the issue of informed consent and truthful risk disclosure even amid crisis. जो औरत और उसका जो हस्बैंड है, they have the right to know कि जो अनस्क्रीन ब्लड है उसमें क्या कोई रेसिडुअल इन्फेक्शन रिस्क है, thereby preserving their autonomy rather than deciding unilaterally on their behalf. देखो, अब आपको कोई ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी है, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है, अब आपको क्या पता जो आपको ब्लड डोनेट कर रहा है वो HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, कोई और बीमारी है कि नहीं है। तो आप ऑलरेडी एक जो महिला है जो कि अभी रिस्क में है, जो कि अभी पेन में है, उसको और रिस्क में डाल देंगे अगर उसके अंदर कोई ऐसा ब्लड आ जाए जो कि इन्फेक्शियस है। फाइनली यहां पे टेस्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि एक ऑफिसर का जो ओथ है, जिसका ओथ है कि उसने जिंदगी को और संविधान की नैतिकता को, संविधान की वैल्यूज को, मर्यादा को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, क्या वो इस समय इस इमरजेंसी सिचुएशन में डिविएशन दिखा सकता है या दिखा सकती है फ्रॉम स्टैच्यूटरी प्रोसीजर, प्रोवाइडेड वो ट्रांसपेरेंट है, प्रोपोर्शनेट है और बाद में उसको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। अब ऑप्शंस अवेलेबल क्या है? पहले तो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल एडहेरेंस, यानी कि ऑन साइट ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, इमरजेंसी इवैक्यूएशन अरेंज करो, हेलीकॉप्टर को बुलाएं, फास्टेस्ट अवेलेबल रूट से उनको रिकॉग्नाइज ब्लड बैंक पे लेके जाएं ताकि उनको ब्लड मिल सके, राइट, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिले। ये प्रिजर्व करता है लीगल और रेगुलेटरी सैंक्टिटी और ये अवॉइड करता है एक्सपोजिंग डॉक्टर्स टू लायबिलिटी अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। लेकिन वी आर नॉट वेरी श्योर कि जहां पे लैंडस्लाइड आया है, रिमोट माउंटेन टेरेन में रोड्स नहीं है, ब्लॉक्ड है, कोई इमीडिएट एयर इवैक्यूएशन नहीं है, लेट्स से कि इमीडिएट एयर इवैक्यूएशन भी सुबह 3 बजे तक नहीं है और आप दोपहर को या शाम को खड़े हैं और वो माता जी जो लेडी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो पेन में है, तो पोटेंशियली ये सिचुएशन को और वर्सन कर सकता है। ऑप्शन 2, आप फैसिलिटेट करेंगे इमरजेंसी ऑन साइट ट्रांसफ्यूजन। जो भी अवेलेबल वॉलंटियर्स हैं, जो डोनर्स रेडी हैं ब्लड देने के लिए, या जो रैपिड फील्ड ब्लड ग्रुप इन्फेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट किट्स आपके पास पड़ी हैं एम्बुलेंस में, जो कि मिनिमाइज कर सकती हैं, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकती रिस्क को, आप ऑब्टेन करें इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द हस्बैंड आफ्टर ऑनेस्ट डिस्क्लोजर एंड इन्वोक इमरजेंसी पावर्स एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 34 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो कि इंपावर करता है डीसी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि वो मेजर्स उठा सकते हैं एज डीम्ड नेसेसरी ड्यूरिंग अ नोटिफाइड डिजास्टर, चाहे आपको प्रोसीजरल डिविएशंस के लिए भी ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़े किसी की जिंदगी बचाने के लिए। एंड थर्ड, सबसे डिफेंसिव है हाइब्रिड अप्रोच। आप ऑथराइज करो ट्रांसफ्यूजन ओनली आफ्टर द बेसिक फील्ड स्क्रीनिंग इज अटेम्प्टेड, डॉक्यूमेंट द डिसीजन एंड द रीजनिंग एंड राइटिंग इन रियल टाइम, पर्सनली अज्यूम करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योर करो कि जो औरत है और उसका जो हस्बैंड है उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है रिस्क फैक्टर के बारे और कंसेंट के बारे भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि भैया आपकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो वो कंसेंट वॉलंटरली है, और फॉर्मली इस डिविएशन को रिपोर्ट करो स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट को, और जो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है उनको भी इस बात के बारे अब रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है जब ये डिविएशन हुआ है। तो अगर आप इस सिचुएशन में है, मतलब अगर मैं सिचुएशन में हूं, तो मैं ऑप्शन 3 को ऑप्ट करूंगा, जो कि हाइब्रिड सिचुएशन है, जो कि ऑनर करता है मेडिकल हिपोक्रेटिक ओथ को भी और संवैधानिक ड्यूटी को भी, विच इज टू प्रिजर्व लाइफ, apply the doctrine of necessity responsibly and ensure transparency and accountability rather than concealment. Okay, once again friends, एस्थे का जो फाउंडेशन बैच है 2027 का सूरमा कंटेंट प्लस मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज, अगेन वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्से में मेंटरशिप सीख करना। एस्से राइटिंग इज नॉट समथिंग जो कि आप प्रीलिम्स देने के बाद शुरू करेंगे। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं ये कोर्स इतना एक्सपेंसिव नहीं है यार, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
अगर इस पे आपको 25% डिस्काउंट मिलता है तो उसकी प्राइस कर आके आपको 4000 या 4500 के आसपास की पड़ेगी. सो इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलेगा, अपने फियर से भी आपको राहत मिलेगी कि आप एटलीस्ट अपने प्रीलिम से पहले एस्से राइटिंग को लेके सिक्योर होंगे, एस्से राइटिंग को लेके इनसिक्योर नहीं रहेंगे, और एस्से को लेके आप कॉन्फिडेंटली कई सारे एसेस लिख पाएंगे बिफोर यू एंड अप राइटिंग योर मेंस इन 2027. और अगर आप मेंस 2026 की बात करें तो हमारे एसए के क्रैश कोर्सेज 2026 के भी चल रहे हैं. सो प्लीज फील फ्री टू कॉल ऑन द टोल फ्री नंबर. मैं नंबर लिख देता हूं 1800-890-3043 एंड यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम एज वेल. ओके, लास्ट 9 बजे है सैटरडे इवनिंग, रात के 9 बजे, सैटरडे इवनिंग 9 बजे है. रशिका ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और वो अभी भी अपने काम में, अपने ऑफिस में काफी इंग्रॉस्ड है. उनके हस्बैंड विक्रम एक एग्जीक्यूटिव है एमएनसी में और फ्रीक्वेंटली वो बाहर रहते हैं इन कनेक्शन विद हिज वर्क. उनके 2 बच्चे हैं, राशिका और विक्रम के, जिनकी उम्र 5 साल और 3 साल की है, जिनकी जो देखभाल है वो डोमेस्टिक हेल्पर जो आया है वो वहां पे कर रहे हैं. 9:30 बजे रात को उनके सुपीरियर, रशिका के सुपीरियर मिस्टर सुरेश उनको फोन करते हैं और कहते हैं कि आपको एक डिटेल नोट बनाना है ऑन एन इंपॉर्टेंट मैटर जो कि एक मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा मिनिस्ट्री के साथ. वो ये रियलाइज करते हैं दैट शी विल हैव टू वर्क ऑन संडे. इसको खत्म करने के लिए एक एडिशनल टास्क है जो कि सुपीरियर ने दिया है. अब वो टास्क सुपीरियर ने दिया है, उसको मना भी नहीं कर सकते हैं. अब नाउ शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ शी हैड लुक्ड फॉरवर्ड टू दिस पोस्टिंग एंड हैड आल्सो वर्कड लॉन्ग आवर्स फॉर मंथ्स टू अचीव दिस पोस्टिंग जहां पे वो भी बैठे हैं. उन्होंने लोगों की वेलफेयर के बारे अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दिया और बहुत ज्यादा अपनी ड्यूटी भी बहुत ऑनेस्टी के साथ और शिद्दत के साथ में भाई. She feels that she has not done enough justice to her family and she has not fulfilled her duties as a mother, as a wife, in terms of discharging essential social obligations. Even as recently as last month, she had to leave her sick child in nanny care as she had to work in the office. Now, उनको ये लग रहा है कि उनकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री नहीं है. I mean, उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में कोई बाउंड्री नहीं आ पा रही है. बियॉन्ड विच हर पर्सनल लाइफ शुड टेक प्रेसिडेंस. आई मीन, आप अपने प्रोफेशन में, अपने ऑफिस में प्रायोरिटी दीजिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, बहुत जरूरी भी है. बट देयर हैज टू बी अ लाइन दैट उसके बियॉन्ड आपकी पर्सनल लाइफ भी एग्जिस्ट करती है. ऑलराइट, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. शी थिंक्स दैट देयर शुड बी रीजनेबल लिमिट्स टू द वर्क एथिक्स, जैसे कि पंक्चुअलिटी में टाइम से आए, टाइम से जाएं, प्रोसेसेस वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, आपको पता लग रहा है कि भैया आपने कोई टास्क करना है, वो टास्क एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट करना है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, डेडिकेशन दिखा रहे हो. लेकिन एट दी ड्रॉप ऑफ दी हैट आपको कोई नया टास्क दिया जा रहा है तो ऑफकोर्स आप 9 बजे, सैटरडे शाम को 9 बजे हैं, अब आपको 9:30 बजे फोन आ रहा है कि आपको संडे को भी काम करना ही करना है. आपको थोड़ा सा प्लान तरीके से पता हो तो अकॉर्डिंगली आप अपने टास्क को बेटर स्ट्रीमलाइन कर सकते हो. अब एथिकल इश्यूज यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है इस केस में? नंबर 1. दूसरा, डिस्क्राइब करो एटलीस्ट 4 लॉज which have been enacted by the government with respect to providing a very healthy, safe and equitable working environment for specifically for women. And तीसरा, imagine करो आप एक similar situation में हो, आप क्या suggestions दोगे इस ऐसी working conditions में ऐसे occupational hazards को mitigate करने के लिए? बताइए क्या करेंगे आप, बताइए comment में बताइए before you proceed further. अब ethical issues यहाँ पे involved क्या है? देखो, पहली बात, इस केस में जो टेंशन है, टेंशन किसके बीच में? 2 चीजों के बीच में, ड्यूटी टू प्रोफेशन एंड ड्यूटी टू फैमिली. और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे अरसे से, रशिका के केस से नहीं, बहुत लंबे अरसे से एथिकल थ्योरी में रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये आपके डुअल रोल्स हैं, घर पे भी हैं, ऑफिस में भी है. रशिका की सिचुएशन रिफ्लेक्ट करती है क्लासिक वर्क लाइफ बैलेंस डिलेमा, जिसको इंटेंसिफाई करा है बाय द डिमांडिंग टाइम्स. अब सिविल सर्विसेज की बात करें जहां पे आपका गोल है सेल्फलेस सर्विस, कि अपने लिए नहीं काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए कर रहे हो, आपको डेडिकेशन टू ड्यूटी दिखाना है. ये सबसे ज्यादा प्राइज्ड वर्च्यूज है. इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स होना या किसी कोचिंग अकेडमी से आके गेस्ट लेक्चर देना, भैया वो प्राइज पोजेशन नहीं है. प्राइज पोजेशन है सेल्फलेस सर्विस और डेडिकेशन टू ड्यूटी. बट ये इसका एक और पहलू भी है. सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यानी कि सेल्फ नेग्लेक्ट एंड रोल फेलियर एल्सवेयर. कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ खो गया, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ छूटेगा, ऑफिस में छूटेगा या घर पे छूटेगा. अब आपको डिसाइड करना है. दूसरा, जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस इन द वर्कप्लेस. विक्रम जिसके हस्बैंड है, उनका भी डिमांडिंग करियर है, घर से बाहर रहते हैं अपने काम के सिलसिले से. तो जो इमोशनल और लॉजिस्टिकल बर्डन है वो माता के ऊपर है, यानी कि राशिका के ऊपर है. और उनके बच्चे भी छोटे हैं, 3 साल के 5 साल के हैं. बच्चों को माता भी चाहिए, बच्चों को पिता भी चाहिए. और यहाँ पे परसिस्टेंट सोसाइटल अजम्पशन आता है कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो औरत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्यों भैया, औरत सिविल सर्वेंट है, वो वहां पे भी काम कर रही है, उसने बहुत मेहनत करी है सिविल सर्वेंट बनने के लिए, देन और मेहनत करी है उस जगह पे पोस्टिंग पाने के लिए जहां पे वो भी काम कर रही है, रिगार्डलेस ऑफ द प्रोफेशनल सीनियरिटी. तो यहां पे सवाल उठते हैं स्ट्रक्चरल इनइक्विटी के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन.
which designs the work culture around an implicit ideal worker. एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा वर्कर कौन सा है? जो हमेशा कभी भी अपने बॉस को ना बोले। अच्छा, तीसरा, देयर इज दिस क्वेश्चन ऑफ सुपीरियर इनसेंसिटिविटी। भाई आप बॉस हो, आप थोड़ा सा देखो कि महिला है, उसके बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, उसके हस्बैंड बाहर रहते हैं, ठीक है, वो मीटिंग है, मीटिंग भी बहुत जरूरी है, उसमें मीटिंग का एजेंडा तैयार करना, सब कुछ तैयार करना, प्रेजेंटेशन करना, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं। इज अ मदर, 2 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए भी उसको अपना टाइम फैमिली को देना पड़ेगा। लेट सैटरडे नाइट कॉल करके विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सनल टाइम, ये रिफ्लेक्ट क्या करता है कि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वी आर नॉर्मलाइजिंग दैट वेदर यूर इन प्राइवेट जॉब और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, भाई रात को 9 बजे हो, 9:30 बजे हो, मैं तो कॉल करूंगा, आपको बोलूंगा काम करना तो करना है। तो यहां पे सवाल आता है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स का और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपका हक नहीं बनता कि आप गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बियॉन्ड आप किसी को तंग करें रात के टाइम, दैट्स नॉट वेरी नाइस। चौथा, दिस रेजेस द फिलोसॉफिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन कांतियन ड्यूटी एथिक्स which is unconditional commitment to professional duty and care ethics, यानी कि prioritizing relationships and dependents well-being। रशिका का रिफ्लेक्शन जो है that she must draw a line, ये क्या सिग्नल करता है? सिग्नल द शिफ्ट टुवर्ड्स virtue ethics golden mean, यानी कि बैलेंस, मॉडरेशन। वो बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है rather than being extreme either in profession या extremely personal। सारा टाइम घर पे भी बैठ के आप बोर हो जाओगे, सारा टाइम ऑफिस का काम करते करते भी आप घर को नहीं टाइम दे पाओगे। यानी कि ये भी नहीं कि बिल्कुल पर्सनल लाइफ को ही टाइम देना है या बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ को ही टाइम देना है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। रिकॉग्नाइजिंग कि जो एक्सेसिव डिवोशन है एक अपनी ड्यूटी के टुवर्ड्स, दैट इज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ये ट्रू डेडिकेशन नहीं है बट इम्बैलेंस है। इफ यू आर डेडिकेटिंग, जैसे कि एक बहुत फेमस कहावत भी है दलाई लामा की, दैट अगर आपने सक्सेस को जज करना है ना, तो उसको जज करें कि आपने क्या खोया है उस सक्सेस को पाने के लिए, और आपने कुछ खोया है उसको पाने के लिए, तो वो बैलेंस की बात नहीं आती। अगर मैंने आज एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए अपनी फैमिली को खो दिया है या अपनी फैमिली के सपोर्ट को खो दिया है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना खो दिया है, तो मैंने क्या ही पाया? कुछ भी नहीं पाया। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, वंस अगेन एसए, एथिक्स, जनरल स्टडीज के क्रैश कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। चाहे आप अभी मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको मेंटरशिप की तलाश है, वी हैव यू कवर्ड, वी हैव एवरीथिंग। प्लीज कॉल ऑन 1800890343 फॉर मोर डिटेल्स एंड मुझे कमेंट सेक्शन में केस स्टडी जरूर मेंशन करना अगर आप चाहते हैं मैं एक होलिस्टिक वीडियो बनाऊं 2020 से लेकर 2025 की केस स्टडीज का। मुझे आपका इंतजार है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अपस्केल विद कुबेर सर, आपको मैं फिर यहां पे लिख देता हूं, अपस्केल विद कुबेर सर। तो आइए अपने आप को अपस्किल करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को। आप शेयर करेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि हम स्लीपी क्लासेस जो मेहनत कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही है, बहुत जरूरी है। और यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे इंतजार है आपका। थैंक यू सो मच।